एवरीवन, मैं कीर्ति मैम बोल रही हूँ। और पिछली वीडियो हमने बनाई थी चैप्टर संसाधन व्यवस्था की, और जिसमें हमने ये जाना था कि संसाधन क्या हैं, वो कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से संसाधन होते हैं, वो हमारे किस काम आते हैं, और संसाधनों की क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कि संसाधनों की इतनी आवश्यकता है हमारे को कि हमें उनका प्रबंधन करने की ज़रूरत है। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट करना है, उनकी व्यवस्था करनी है। तो जब संसाधन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्यों आवश्यकता है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्योंकि वो सभी सीमित होते हैं और जितने भी संसाधन हमारे पास हैं, हम तो चाहते हैं कि हमें कितना ही मिलता जाए, ख़त्म ही ना हो। लेकिन संसाधन यूज़ जितना ज़्यादा हम उन्हें यूज़ करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कि सपोज़ आपके पास महीने के स्टार्टिंग में 1 तारीख को जो सैलरी आती है, और अगर आप सोचो कि आज तो बहुत सारे पैसे हैं हमारे पास, आज हम सब शॉपिंग कर लेते हैं और ड्रेसेस ख़रीद लेते हैं और घर का सामान ले लेते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट 2-3 डेज़ में या 1 वीक में ही सारे पैसे ख़त्म कर दिए तो पूरे महीने उनको यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए साधन जो भी हैं, चाहे हमारी एनर्जी है, चाहे हमारा टाइम है, हर चीज़ हमारे पास सीमित है। दूसरा, हम चाहते हैं कि संसाधन की दीर्घकालिक उपलब्धता बनी रहे, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए वो हमारे पास अवेलेबल रहें। सिर्फ हमारे लिए नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी अवेलेबल रहें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब जैसे पानी का हम लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, तो पानी अब पीने के लिए बहुत कम हो गया है। एक टाइम पर ही पर्टिकुलर आता है, सुबह और शाम को आएगा, या कई बार 2-2 दिन, कई एरियाज़ तो ऐसे हैं जहाँ पर पानी आता ही नहीं है, उन्हें बहुत दूर दूर से उठा करके लाना पड़ता है। नदियाँ भी सूख रही हैं। तो दीर्घकालिक उपलब्धता बनी रहे, यानी कि जो चीज़ें हमें अवेलेबल हैं वो अगली जनरेशन्स तक को भी अवेलेबल रहें। ये ना हो कि हम ही उन्हें सारा ख़त्म कर दें। सभी को संसाधन उचित मात्रा में मिलते रहें, तो ये तभी हो पाएगा जब हम उन्हें मैनेज करके ढंग से चलेंगे, इकोनॉमिकली यूज़ करेंगे। पर्यावरणीय क्षति को कम किया जा सके, यानी कि जो भी हम मिसयूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कहीं पर अत्यधिक वर्षा हो रही है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, तो मानव जो है अपनी ऐसी चीज़ें कर रहा है, जैसे कि प्लास्टिक इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि सब जगह पर प्लास्टिक का हमने बहुत पॉल्यूशन कर रखा है। पेड़ हमने बहुत काट दिए हैं, पानी हमने बहुत मिसयूज़ कर लिया है। तो हम ये करें कि हम जो है इकोनॉमिकली चीज़ों को यूज़ करें और क्षति को कम कर सकें, यानी कि नुकसान को कम कर सकें। जनसंख्या वृद्धि के कारण साधनों में निरंतर कमी आ रही है, यानी कि जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है लेकिन साधन उतना ही है हमारे पास, बल्कि उसको ज़्यादा हम यूज़ करने की वजह से वो कम होते जा रहे हैं। तो ये सारी वजहें हैं कि हमें जो है चीज़ों को प्रबंधन करके चलने की ज़रूरत है। तो प्रबंधन किया कैसे जाता है, ये हम आज करेंगे। कि प्रबंधन करने का मतलब है, प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें उपलब्ध साधनों का उचित और कुशलतापूर्वक प्रयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। तो यानी कि हमारा एक लक्ष्य है कि हमें कोई चीज़ चाहिए है, और अगर हमें कोई चीज़ चाहिए या हमें कोई काम करना है, हमने एक टारगेट बनाया है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है, तो उसे करने के लिए हमारे को प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कैसे काम को किया जाएगा। बिना सोचे समझे काम करेंगे तो ढंग से नहीं होगा, आने वाली बाधाओं को हम ठीक से टाल नहीं पाएंगे। अगर हम पहले से ही सोच करके चलते हैं कि अगर हमें कोई काम करना है, मान लो आपको अपनी क्लास में फ़र्स्ट आना है, तो आपको पहले से सोच के चलना पड़ेगा कि आपको विद इन टाइम अपना सिलेबस पूरा करना है। सिलेबस पूरा करने के साथ साथ उसकी थॉरो नॉलेज की ज़रूरत है। उसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत रहेगी, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको सारी बुक्स चाहिए, आपका काम टाइमली पूरा हो, आपके प्रैक्टिकल्स आप पूरे करके रखें, सारा आप टाइमली लर्न करें, खाने पीने का टाइम अपना डिसाइड करेंगे, आप अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करेंगे। यानी कि आपने पहले पूरी प्लानिंग करी और उसमें आपने देखा कि आप क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, क्या नहीं है। हो सकता है आपके पास कुछ बुक्स ना हो सकता है आपके पास कोई और चीज़ ना हो जिसकी वजह से काम आपका पूरा ना हो पा रहा हो। तो हमें, जब हम प्लानिंग करके चलते हैं, मैनेजमेंट करके चलते हैं, तो हमें पता रहता है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, जिन्हें हमें यूज़ करके अपना टारगेट को पूरा करना है। इसका मतलब है कि हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई चीज़ कम भी है तब भी हमें अपना टारगेट पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि चीज़ कम हो गई तो हमने सोचा चलो इसको छोड़ दो और हार मान ली, ऐसा नहीं। हमें उसको कंप्लीट करना है, एक साधन नहीं तो दूसरे साधन का यूज़ करके अपने टारगेट को पूरा करना है। तो अगर हम प्लानिंग करते हैं तभी हम ऐसा कर पाते हैं, नहीं तो हम गिव अप कर देते हैं, यानी कि हार मान जाते हैं। इसमें हम अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अल्पकालिक यानी कि जो शॉर्ट टर्म गोल, अपना पहले छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं जिससे कि हम अपने लंबे
गोल को पूरा कर सकें। प्रबंधन करने से लक्ष्यों की प्राप्ति को उनके महत्व के अनुसार क्रमबद्ध करने में सहायता मिलती है। यानी कि हमने सीरियल वाइज डिसाइड कर लिया कौन सा पहले इम्पॉर्टेंट है और कौन सा बाद में इम्पॉर्टेंट है, पहले क्या किया जाए और कौन से काम को बाद में किया जाए। तो और साथ में हम कम से कम खर्चे में, कम से कम एनर्जी में, कम से कम टाइम में ये सारे काम करते हैं जब हम चीज़ को पहले से सोच करके चलते हैं। टाइम टू टाइम हम उसको इवैल्यूएट भी करते हैं कि हमारा काम ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और साथ में हमारे जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। जब हम हर चीज़ को ढंग से सोच समझ के करते हैं तो हम अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं। हमारी सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी हो जाती है। तो क्या क्या चरण है हमारे पास प्रबंधन के? वह नियोजन, आयोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन। नियोजन होता है प्लानिंग करना, जिसमें हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाते हैं। तो जो भी हमें काम करना है उसकी हम प्लानिंग करते हैं। जैसे कि आपको पढ़ना है तो आप पहले एक टाइम टेबल बनाते हो, आप स्कूल में भी आते हो तो आपको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, जिससे आपको एक क्लैरिटी रहती है माइंड में कौन सा काम कितने बजे होगा, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट को आप कितना टाइम दोगे। आप घर में भी अपना टाइम टेबल बना के रहते हो। और इसी तरह से जैसे सपोज़ घर में लेडीज़ हैं, उन्हें काम करना है तो उन्हें पता है कि सुबह के टाइम से अपने ऑफिस जाना है, तो उस टाइम सबसे पहले सबके लिए खाना तैयार करना है। तो कितने बजे तैयार करना है और कितने बजे तक रेडी करके देना है, इस चीज़ की प्लानिंग एक दिन पहले ही हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि सुबह सुबह उठ के सोचा जा रहा हो कि अब क्या करना है। तो कई हमारे पास पीक टाइम होते हैं जिसमें हमें उन कामों को उसी टाइम करना होता है, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग में ही सोचते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखा जाता है कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, इस टाइम पे हमारे पास क्या सिचुएशन है, और भविष्य में हम क्या पाना चाहते हैं, कहाँ हमको पहुंचना है, यानी कि हमारा गोल क्या है। वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए भावी उद्देश्य और लक्ष्यों का निर्धारण करना, यानी कि आगे चल के हमें क्या चाहिए है जिसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। अंतराल बीच में, अर्थात वर्तमान और वांछित स्थिति के बीच के अंतर का ज्ञान। वांछित स्थिति यानी जो हमें चाहिए, यानी कि आज मैं जो हूँ उसके बाद मुझे क्या चाहिए। वांछित स्थिति जो भी मेरा लक्ष्य है। सपोज़ कोई बंदा किसी कंपनी में काम करता है और उसे चाहिए कि अगले साल मैं इस कंपनी का मैनेजर बन जाऊं या किसी और कंपनी का मैनेजर बन जाऊं। तो वांछित आज क्या है, वो किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव है, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसके प्लानिंग है कि वो मैनेजर बन जाए। तो वो वांछित स्थिति है। उन दोनों के अंतर का ज्ञान और इस बीच के अंतराल को ध्यान में रख करके योजना बनाई जाती है। वांछित उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करें, क्या करना पड़ेगा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, और कैसे करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए हमें एक्शन मोड में आना पड़ेगा। नियोजन के कौन कौन से चरण हैं, यानी कि हमारे प्लानिंग करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ों का कौन कौन से स्टेप्स के हिसाब से प्लानिंग को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हम योजना क्यों बना रहे हैं, क्या कारण है, किस लिए बना रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है। फिर दूसरा हमने देखना है उसमें हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या होंगे और लॉन्ग टर्म प्लान क्या होंगे जो हमने अचीव करने हैं। पहले छोटे छोटे स्टेप्स से फॉलो करते हुए लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ जाएंगे। फिर हमने देखना है कि जो जो हमारे पास चीज़ें उपलब्ध हैं जिनसे हमारा काम वो पूरा होगा, उन सबको हम नोट डाउन करेंगे कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। सपोज़ हमें घर में पार्टी करनी है तो कौन कौन क्या क्या काम करेगा। पापा मार्केट से सामान लाएंगे, मम्मी खाना बना देंगी, और कोई नई ड्रेस की ज़रूरत है, शॉपिंग की ज़रूरत है, या भाई की ज़रूरत है, बहनों की ज़रूरत है, घर में साफ़ सफाई की और डेकोरेशन का सामान चाहिए। जो जो भी हमें साधन, जिस भी काम के लिए जो हमारा जिस चीज़ के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, हमें क्या क्या सामान चाहिए वो सब हम नोट डाउन करेंगे। उपलब्ध साधनों को आधार मानकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना तैयार की जाती है, यानी कि जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमें काम कौन सी कार्यविधि अपनानी है जो जिससे हमारे साधनों का सही उपयोग हो सके। ऐसा नहीं है कि हमारे पास चीज़ नहीं है तो हम और कि हमारे पास चीज़ है नहीं और हम फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कि उसे लेकर के काम करें। जो चीज़ नहीं है उसके साथ हम काम नहीं कर सकते। जो हमारे पास है उसी के हिसाब से हमने अपना वर्क प्लान तैयार करना है।
और अपना लाइफस्टाइल को मैनेज करना है। साधनों के प्रयोग के पश्चात जीवन स्तर पर उसका प्रभाव भी आंका जाता है, यानी कि वो काम करने के बाद वो उसका हमारे ऊपर क्या उपयोग, क्या वो प्रभाव रहेगा। यानी कि मान लो आपको, जैसे भाई पार्टी का मैंने एग्जांपल दिया कि पार्टी करनी है, तो आपका पूरा महीने का बजट 3,000 है, लेकिन आपने 1,000 रुपये में पार्टी ही कर दी, तो यानी कि आपको अब आगे पूरा महीने 2,000 रुपये में गुजारा करना पड़ेगा। तो यानी कि आपको ये देख करके चलना है कितना आपका बजट है, उसके हिसाब से आपके लाइफस्टाइल पे उसका क्या असर पड़ने वाला है। या तो फिर ऐसी पार्टी है जैसे बिजनेस पार्टी है, जिससे हमें आगे कोई बिजनेस आने वाला हो और आगे हमें उससे कोई इनकम होने वाली हो, तब हम उस पर स्पेंड कर भी सकते हैं कि चलो इसके आधार पर हमें और 1,000 रुपये खर्च करने के बाद 2 या 3,000 रुपये का काम मिल सकता है, तो हम उसे खर्च भी दें। तो सोच समझ के हमें प्लानिंग करनी होती है कि आगे हमारा उसके ऊपर उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। योजनाएं लोचपूर्ण होनी चाहिए। लोचपूर्ण यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ बदलाव करना पड़े तो हम उसे बदल सकें, कुछ हमारे से गड़बड़ हो रही है तो वो चेंजेस उसके अंदर ला सकें। एक सफल योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं? वो एक सरल होगी, कुछ मुश्किल नहीं होगी, उसमें बिना बात की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डाली जाएगी, आराम से उसे वर्किंग किया जा सकेगा। कार्यशील होगी, काल्पनिक नहीं होगी, यानी कि रियलिस्टिक होगी। ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए और उसे असली में हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो रियलिस्टिक प्लानिंग करनी है। योजना समग्र होनी चाहिए ताकि कार्य में विघ्न ना पड़े, यानी कि उसमें सारा कुछ आपने पहले से ही सोच रखा होना चाहिए और सब कुछ सही हारमोनियस प्लानिंग होनी चाहिए। सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग उसमें होना चाहिए, सब लोग माने कि हाँ उस योजना के हिसाब से सबको चलना है। लचीलापन होना चाहिए ताकि उसमें बदलाव किए जा सकें, और मूल आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी कि जो हमारे उसमें बेसिक नीड है उस काम की जिसके लिए योजना बनाई है वो हमारा ज़रूर पूरा होना चाहिए, जिसके लिए हमने वो काम किया है। क्या फ़ायदे होते हैं एक योजना बनाने के? हम परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं। हमें पहले ही पता है कि अगर हम ऐसे इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना काम लक्ष्य को की तरफ जाएंगे तो ज़रूर पूरा होगा, या कितना पूरा होगा नहीं होगा, परिणाम का हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं। धन, समय और श्रम का अपव्यय नहीं होता, पहले से ही प्लानिंग चल रही है तो कुछ भी वेस्टेज नहीं होती है। सभी विधियों और विकल्पों के लाभ और हानियों का अनुमान हमने पहले ही लगा लिया है कि किस चीज़, कौन सी विधि से हमें लाभ होने वाला है और कौन सी विधि से नुकसान होने वाला है, और हम ऐसा रास्ता चूज़ करते हैं जो हमारे लिए छोटा हो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। और नेक्स्ट स्टेप है हमारा आयोजन। आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइज करना। अब हमने योजना बना ली है, अब हम देखेंगे कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है जिससे कि हम काम को कर सकें। जिन साधनों की हमें ज़रूरत थी उन साधनों को हम इकट्ठा करेंगे। लोगों की ज़रूरत है तो लोगों की हेल्प लेंगे, चीज़ों की ज़रूरत है तो चीज़ों की हेल्प लेंगे। तो अगर हमने चीज़ें इकट्ठी नहीं करी हैं तो फिर हमारे को काम करने में प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ सोच लिया और चीज़ें इकट्ठी करी नहीं तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। तो यानी कि पहले हमें साधन अपने एकत्रित करने हैं ताकि हमारा काम सही से हो सके। पैसे चाहिए, चीज़ चाहिए, जगह कहाँ पर किया जाएगा। बर्थडे की पार्टी करनी है तो फिर पार्टी के लिए पैसा भी चाहिए, जगह। हम पार्टी के लिए कभी कभी रेस्टोरेंट्स बुक करते हैं या कोई कैफ़ेज़ वगैरह बुक करते हैं या घर में ही करते हैं, और कौन कौन लोग उसमें क्या क्या काम करेंगे ये सारी चीज़ हम पहले से सबको इकट्ठा करते हैं। कार्य का विभाजन, कौन कौन क्या क्या काम करेगा ये हम सब आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि सब लोग उसमें सम्मिलित हैं और सबकी सहमति के साथ वो काम हो रहा है। तो जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम बांट दिया जाता है। फिर साधनों का समुचित उपयोग, यानी कि सही उपयोग करना है कि ताकि हर लोग अपना टाइम पे उस काम को पूरा कर सकें। फिर नेक्स्ट है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन यानी अब हम उस काम को एक्टिविटी में ले आए हैं, एक्शन में आ गया है वो काम, क्रिया उसमें रूप में आ गया है। तो अब असली काम को शुरू करना है जिनकी हमने लक्ष्य प्राप्ति करनी है। तो काम को इसमें किया जाता है असली में, और जब किया जाता है तब हम देखते हैं कि उसे काम को करने में हमें क्या क्या दिक्कत आ रही है। अगर कोई हमें दिक्कत आ रही है तो हम उसके लिए, क्योंकि हमने योजना शुरू में ही लचीली बनाई थी, तो उसमें हम ताकि अब हम चेंजेस कर सकें। जब हम असली में उसे काम को शुरू करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि प्लानिंग के टाइम पे कोई चीज़ हमें जो नहीं दिख रही थी वो हमें असली में दिखाई देती है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे कि पार्टी के लिए दोस्तों को निमंत्रण देना, सभी पकवान समय से पहले तैयार करना, समय पर सजावट करना, ये हमारे क्रियान्वयन के इसमें आ गया है पहले ही। फिर है जब हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नियंत्रण कर रहे हैं। अब हम ध्यानपूर्वक क्रियाओं को निरीक्षण कर रहे हैं और उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ हो गई है तो
हमारा जो लक्ष्य प्राप्ति का जो जो हमारा एम है वो हमारा ख़राब ना हो, काम हमारा पूरा हो, चाहे हमारे कुछ प्रॉब्लम आ भी गई है तो, अगर कहीं किसी स्टेप में कोई गलती हो भी गई है तो इसके कौन कौन से चरण हैं, इसमें हम निरीक्षण करते हैं, योजना का समय समय पर निरीक्षण करके योजना के दोष का पता चलाते हैं, जिससे कि समय रहते ही आप उसको सुधार कर सकें। फिर उचित मार्गदर्शन, जो भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको हम उसके अंदर सही मार्गदर्शन देते हैं। कार्य करते समय यदि कोई परेशानी है तो मार्गदर्शन द्वारा उनकी ये परेशानी दूर की जा सकती है और उन्हें बताया जा सकता है कि काम को किस तरह से करना है। कार्य क्षमता और व्यक्तिगत गुणों के आधार पर हमने काम करना होता है। व्यक्तिगत जो भी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हैं उनका मनोबल बना रहना चाहिए, ताकि किसी को ये ना लगे कि इसमें तो काम में ये परेशानी आ रही है। मान लो आपने स्कूल जाना है और रास्ते में आप स्कूटर से जा रहे हो, स्कूटर ख़राब हो गई, तो ऐसा तो नहीं है कि आप स्कूल जाना बंद कर दोगे, आप कोई रिक्शा ढूंढ लोगे या किसी और से हेल्प लेकर के चले जाओगे। तो जो हमारी लक्ष्य प्राप्ति थी स्कूल जाने की, वो ज़रूर पूरा करना है। दूसरे इसमें ये नहीं है कि परेशान होकर बैठ जाए, अरे ये क्या हो गया, कैसे होगा। फिर है समायोजन, कोई और चीज़ आकस्मिक परिस्थिति अगर आ गई है तो उसमें समायोजन करके भी हम लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। यहाँ समायोजन है एडजस्टमेंट, यानी कि बीच में हमें कुछ और एडजस्ट करना पड़ा क्योंकि हमारी योजना लचीली है। यदि किसी गृहिणी ने शाम के नाश्ते के लिए पकौड़े बनाने की योजना बनाई है और समय की कमी के चलते वह ऐसा ना कर पाए तो पकौड़े के स्थान पर जल्दी जल्दी सैंडविच बना करके परोस सकती है। अन्यथा रात का भोजन तैयार करने में देरी हो सकती है। यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, भोजन सबको मिला, पकौड़े नहीं मिले लेकिन सैंडविच मिल गए, तो हमने इसमें योजना में चेंजेस करके, एडजस्टमेंट करके, समायोजन करके कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया। फिर है मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब होता है हमने चीज़ को चेक करा कि हमने हमारी जो योजना थी लक्ष्य प्राप्ति हुई नहीं हुई। योजना के ये हमारे पूरी व्यवस्था के बीच में भी हम करते हैं मूल्यांकन और लास्ट में भी करते हैं। कार्य की पूर्ति और लक्ष्य की प्राप्ति को जांचना, ये मूल्यांकन है। मूल्यांकन में सापेक्ष मूल्यांकन होता है और निरपेक्ष मूल्यांकन होता है। सापेक्ष मूल्यांकन होता है जब किसी व्यवस्था का मूल्यांकन पहले से की गई किसी सफल व्यवस्था से तुलना करके किया जाता है। यानी कि हमने पहले कोई व्यवस्था करी थी जिसके साथ हमने कंपेयर किया कि आज जो हमने व्यवस्था करी है वो कितनी सक्सेसफुल हुई है और कितनी नहीं हुई है। अगर पहले से ज़्यादा बेटर हुई है तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइम हम आज की प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे। अगर पहले वाली ज़्यादा बेटर थी तो हम देखेंगे कि आज हमारी काम में क्या कमी रह गई, या फिर हमने किसी और की प्लानिंग देखी, कोई और जो है उसने ये प्लानिंग करके काम करा था तो उसका काम ज़्यादा बेटर हुआ था और हमने ऐसे करा तो हमारा काम उतना बेटर नहीं हुआ, या हमारा ज़्यादा बेटर था, उसकी प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं थी, हमारी ज़्यादा बेटर है। तो हम जब कंपेयर करते हैं किसी और मैनेजमेंट से अपनी मैनेजमेंट को, वो सापेक्ष मूल्यांकन है। फिर है निरपेक्ष मूल्यांकन। निरपेक्ष में हम किसी व्यवस्था का मूल्यांकन बिना तुलना के केवल लक्ष्य के आधार पर करते हैं, यानी कि और किसी से नहीं हमने करा, ना ही अपने पहले वाले काम से, ना किसी और के काम से। सिर्फ हमने अपने काम को देखा कि जो हम करना चाहते थे वो सही अचीव हुआ कि नहीं हुआ, इसे और बेटर कैसे कर सकते थे, या यही बेटर तरीका था, यही करने में फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो वो है निरपेक्ष मूल्यांकन। ये हम योजना के बीच में भी, प्लानिंग मैनेजमेंट के बीच में भी करते हैं और लास्ट में भी करते हैं। तो मूल्यांकन के क्या लाभ होते हैं? लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता पूरा करने अथवा पूरा ना होने के कारण का ज्ञान होता है। भविष्य में बनाई जाने वाली योजनाओं में सफलता मिलती है और लक्ष्यों की पूर्ति और अपूर्ति से संतुष्टि अथवा असंतुष्टि की भी हमें पता चलती है। तो यही है सारा मैनेजमेंट प्रोसेस। थैंक यू।